हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि लुओ फेंग बुरी तरीके से जर्ग क्वीन के साथ में फंस चुका था और वो जर्ग क्वीन लुओ फेंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस दिखा रही होती है। साथ ही उसने लुओ फेंग को बुरे तरीके से फंसा लिया था, जिसके चलते यहाँ पर यूनिवर्स का जो लॉर्ड था वो भी इसके बारे में सोच रहा होता है कि लुओ फेंग के साथ में जो सिचुएशन हो गई है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन है और इसका नॉर्मल लोगों के द्वारा बाहर निकलना काफ़ी टफ होता है, जिसके साथ ही इस एपिसोड की स्टार्ट होती है। और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर सिचुएशन अभी भी वही थी जहाँ पर हमने लास्ट एपिसोड को ख़त्म किया था। असल में सारे के सारे जर्ग वॉरियर्स जो होते हैं वो लुओ फेंग को चारों ही तरफ से घेर चुके थे और अब ऐसा नज़र आ रहा था कि लुओ फेंग का बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जिसके साथ ही लुओ फेंग को देखते हैं जो कि अब स्माइल करने लग गया था और उसके बाद फिर ये कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि इस तरीके से मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं कर सकता हूँ, तो अब मुझे लग रहा है कि वक्त आ गया है कि मैं अपनी सोल सी का इस्तेमाल करूँ, तुम्हारे ऊपर अपनी सोल सील के थ्रू ही अटैक करूँगा। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग तुरंत ही अपने सोल सी के पावर का इस्तेमाल करते हुए अब जर्ग क्वीन की कॉन्शियसनेस के अंदर पहुँच जाता है। जहाँ पर जैसे ही लुओ फेंग आता है तभी उसे ढेर सारी जर्ग क्वीन अपने सामने नज़र आती है। एज ऑलवेज यहाँ पर काफ़ी सारी आइज़ वगैरह भी मौजूद थी और साथ ही लुओ फेंग को देखते हैं जिसे यहाँ पर काफ़ी सारे कोर नज़र आ रहे थे। असल में ये लाइट बॉल्स होती हैं जो कि एनर्जी बॉल्स थी और वो लाइट बॉल एक दूसरे से कनेक्ट हो रही होती हैं। तभी लुओ फेंग इस चीज़ को देखने के बाद इसके बारे में बात करते हुए ये कहने लग जाता है कि ऐसा लग रहा है कि ये तो जर्ग क्वीन का एक एनर्जी कोर है जो कि एक दूसरे से आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। लुओ फेंग को इन एनर्जी कोर्स के अलावा भी इस जगह पर काफ़ी सारी मेमोरीज हिट करती हैं और तभी लुओ फेंग ये भी कहने लगा था कि ये जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा है और साथ ही लुओ फेंग काफ़ी सारी वेरियस चीज़ों को अपने माइंड के अंदर फेस कर रहा होता है क्योंकि उसे काफ़ी सारी मेमोरीज दिख रही थी। तभी लुओ फेंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही यहाँ पर जर्ग क्वीन के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि वो कहीं और ही पहुँच जाता है। जिसके बाद लुओ फेंग अपने सामने देखता है कि यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अलग हो गई है। वो एक अलग सी जगह पर आ गया है जहाँ पर काफ़ी सारी आइज़ वगैरह मौजूद है। लुओ फेंग यहाँ पर अपने सर को पकड़े हुए खड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि जो मेमोरीज हैं ऑलमोस्ट ये मेरा सर चकराने वाली थी। जिसके साथ ही लुओ फेंग को यहाँ की सिचुएशन कुछ अजीब लग रही थी। तभी लुओ फेंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक आइस के बने हुए किसी चीज़ को होल्ड करता है और असल में ये चीज़ कुछ और नहीं बल्कि उसका आर्मामेंट था। लुओ फेंग ये भी समझ जाता है और कह रहा था कि वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर जो ओपोनेंट होता है उसकी स्किल्स इतनी ज़्यादा हाई नहीं हो सकती, ये जगह कुछ और ही है। जिसके साथ ही लुओ फेंग का सर वापस से चकराने लग गया था। अब उसे काफ़ी पेन भी होने लग जाता है। लुओ फेंग अपना सर पकड़ के वहीं पर रह गया था और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो इस कॉम्पिटिशन के होस्ट होते हैं वो तुरंत ही सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगा लेते हैं और अब वो ये कहने लगे थे कि हमने अपने सिस्टम के थ्रू यहाँ पर पता लगाने की कोशिश की है और हमें पता चला है कि यहाँ पर सी एंड लैंड के अंदर कुछ ट्रेसेस हमें मिले हैं और वहाँ पर शायद से लुओ फेंग मौजूद है। तभी हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाता है कि वर्चुअली यहाँ पर लुओ फेंग मौजूद था और यहाँ पर वो ये भी कहने लग जाते हैं कि ऐसा लग रहा है कि अदर पार्टी ने यकीनन यहाँ पे कुछ ना कुछ लोचा करने की कोशिश की है और उसी की वजह से उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस को इसके अंदर वापस से स्पेक्यूलेट किया है। जिसके साथ ही अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये जो डाटा के अंदर सिस्टम था वो सिस्टम ही पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। जिसके साथ ही अब वो ये कहने लगे थे कि ये जो एबनॉर्मलिटी है हमने इसको चेंज करने की भी कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो जो सिस्टम था वो भी पूरे तरीके से ट्रैक नहीं हो पा रहा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एल्डर बैठे हुए थे वो तो यहाँ पर चुपचाप ही बैठे हुए होते हैं और कह रहे थे कि ये जो पेनिट्रेशन है फोर्जिन रेसिस का वो बहुत ही ज़्यादा डीप में चला गया है, इतना ज़्यादा डीप जितना हमने सोचा भी नहीं था। जिसके बाद अब हमें दूसरी तरफ लुओ फेंग को ही दिखाया जाता है। लुओ फेंग अपना सर पकड़ के काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और जैसे ही उसे होश आता है तब वो अपने सामने देखता है कि जर्ग वॉरियर अगेन आगे बढ़ रहे थे उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और तभी यहाँ पर लुओ फेंग भी ये कहने लग जाता है कि ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें पहले ही सिस्टम स्टिमुलेशन के ऑलरेडी बियॉन्ड जा चुकी हैं और अब मुझे लग रहा है कि अब ये कम्प्लीटली इस तरीके से नहीं हो सकता। जिसके साथ ही जर्ग क्वीन को देखते हैं जो कि अभी भी फिट एंड फाइन लुओ फेंग के सामने खड़ी हुई थी। लुओ फेंग भी इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अब हम देखते हैं कि जर्ग क्वीन अगेन सारे ही जर्ग वॉरियर को आगे करती है लुओ फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए। लुओ फेंग अपनी आर्मामेंट का इस्तेमाल करते हुए लगातार इन सारे जर्ग वॉरियर के ऊपर अटैक पे अटैक करे जा रहा
होता है और उन सभी को ख़त्म करने की कोशिश भी कर रहा था। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि वो सारे के सारे ज़र्ग वॉरियर धीरे धीरे करके वहाँ से ख़त्म हो रहे थे। असल में जो कंपटीशन था इसका भी एंड अब ऑलमोस्ट काफ़ी करीब आ चुका होता है, जहाँ पर नंबर 1 पे हमें ब्रांड ही दिखाया जाता है और उसने यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन को हासिल कर लिया था। जिसके बाद हमें यहाँ पर वही लड़की दिखाई जाती है जो कि ब्रांड के साथ में आई थी, उसने 8 पोजीशन को हासिल किया होता है। रोंगजुन को देखते हैं जिसने अच्छा परफॉर्म किया था और उसने भी अच्छी खासी रैंक को हासिल किया था, क्योंकि उसकी पोजीशन 5 आई होती है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव अमाउंट था। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि एक और वॉरियर था जिसने 56 रैंक को हासिल किया था। इसके अलावा आई चैन को भी दिखाया जाता है जिसने रैंक 3 को हासिल कर लिया था और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रही होती है। गैलिस को देखते हैं जिसने 128 रैंक को हासिल किया होता है और अब ये सारे के सारे वॉरियर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि यहाँ पर उनकी रैंक इतनी ज़्यादा अच्छी आई है। जिसके बाद अब हम ब्रांड को भी देखते हैं जो कि अपनी रैंक के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहा था। बिलबोर्ड के ऊपर सारे ही लोगों के सामने ये चीज़ नज़र आ रही होती है कि हाँ भाई, ब्रांड ने बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि ब्रांड यहाँ पर टॉप पे आया था और बाकी सारे लोग उसे चीयर भी कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा शानदार। तभी होस्ट को देखते हैं जो कि उसकी तारीफ़ करता है। इसके अलावा बाकी सारे लोग जो थे उन्होंने ब्रांड से पीछे ही अपने स्टेप्स को ले रखा था और तभी यहाँ पर होस्ट कहने लगे थे कि इसकी पावर वाकई में बहुत ही ज़्यादा शानदार है, लेकिन सारे ही लोग वापस आ गए हैं, लेकिन अभी तक जो बंदा वापस नहीं आया वो असल में लुओ फेंग ही है। जिसके साथ ही अब वो लुओ फेंग के बारे में सोच रहे थे और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग ज़र्ग वॉरियर को ख़त्म कर रहा था। उसकी रैंक यहाँ पे 127 आई होती है जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, बिकॉज मुझे लगा था कि लुओ फेंग 7 से 8 रैंक भी लेकर आ सकता है, बट यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही लोचा हो गया है, क्योंकि ज़र्ग क्वीन कुछ अलग तरीके की टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रही है। ऑल्सो यहाँ पर इसने काफ़ी सारे जाल वगैरह भी बिछा रखे थे। तभी लुओ फेंग यहाँ पर ये कहने लग जाता है कि अब मुझे तुमसे और फाइट नहीं करनी पड़ेगी, और साथ ही लुओ फेंग वहाँ से गायब हो गया था और कह रहा होता है कि जितना मैं तुमसे फाइट करता जाऊँगा उतना ज़्यादा मुझे तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा, और जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास में रहेगी उतना ज़्यादा फर्दर राउंड्स के लिए मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग अपने आगे आने वाले बैटल्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहा था। लुओ फेंग के बारे में जैसे ही पता चलता है तभी सारे ही लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि लुओ फेंग की जो रैंक थी वो अब घट के 52 हो चुकी होती है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा शानदार चीज़ थी, जिसकी वजह से सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि लुओ फेंग ने तो यहाँ पर कमाल ही कर दिया अपनी रैंक को इतनी हद तक बढ़ा के। जिसके बाद हम देखने के लिए मिलता है कि 9th क्वीन हमें दिखाई जाती है जो कि अपने हाथ पटक रही होती है और कह रही थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एम्परर के सारे ही फेवर्स इस लुओ फेंग की तरफ को चले जाएंगे और वो पूरे तरीके से इसकी तरफ को लीन रहेगा। जिसके साथ ही दूसरी तरफ अगेन ज़र्ग वॉरियर दिखाए जाते हैं, चारों ही तरफ से लुओ फेंग को उन्होंने घेर रखा था, बट लुओ फेंग भी एकदम ही चोड़ में यहाँ पर खड़ा हुआ था, क्योंकि अब वक्त आ चुका था कि वो यहाँ पर वापस से आ जाए। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग की जो रैंक थी वो घट के 3 पे आ चुकी होती है। ये देखने के बाद तो यहाँ पर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। साथ ही यहाँ पर 9th क्वीन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी हारग्रेव की साइड का जो एक बंदा था वो यहीं पर आ जाता है और वो यहाँ पर चुपचाप से मना करके चला गया था कि वो अब उनके साथ काम नहीं कर सकता। जिसके साथ ही 9th क्वीन को इस बात पे काफ़ी गुस्सा आने लगा था और वो ये कहने लग जाती है कि ये सब कुछ लुओ फेंग की साइड की वजह से होने की वजह से ये लोग कर रहे हैं, वरना तो फिर ये लोग ऐसा कभी भी नहीं करते। ग्रैंडपा, मैं कभी भी इन लोगों की बात नहीं मानूंगी। लेकिन तभी ग्रैंडपा यहाँ पर ये कहने लग जाता है कि तुम भले इस चीज़ को मानो या नहीं मानो, लेकिन ये सब कुछ अब हमें इंड्योर करना ही पड़ेगा, क्योंकि लुओ फेंग जो है वो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का एक कोर लेयर मेंबर बन गया है और इसके अलावा भी हम अगर उसे रोकने के लिए जाएंगे तो बाकी सारे लोग हमसे काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से बिहेव करेंगे। साथ ही हम लोग उनको ऑफेंड करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते इस वक्त पे, तो अब तो फ़िलहाल। जिसके बाद अब वो एकदम ही चुप हो गया था और अब यहाँ पर 9th क्वीन भी अपना मुंह बनाकर बैठी हुई थी, क्योंकि इसके अलावा बोर क्या ही कर सकती होती है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि नोलानसन फैमिली का लीडर भी फिलहाल तो अब अपने घर की तरफ को वापस जा रहा होता है। वो सारी चीज़ों को याद करता है कि उसे इस जगह पर कितनी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा, जो कि उसने कभी नहीं सोचा था, और यही सोच सोच के वो काफ़ी उदास हो रहा होता है। हालांकि इसके बाद अब हमें दूसरी साइड देखने के लिए मिलता है कि होंग बैठे हुए अपनी कल्टिवेशन को कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें भी ये मैसेज के थ्रू पता चल जाता है कि लुओ फेंग ने काफ़ी अच्छी रैंक को हासिल कर लिया है। जिसके बाद वो भी लुओ फेंग के लिए काफ़ी खुश हो रहे थे और उसे
करते हैं। दूसरी तरफ रोंगजुन को देखते हैं जो कि अभी फ़िलहाल लुओ फेंग को देखने के बाद उसकी तरफ को काफ़ी इंटरेस्ट से देख रहा था और कह रहा होता है कि लुओ फेंग, तुमसे फ़ाइट करने की मेरी इच्छा लगातार बढ़ती ही जा रही है। और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद के साथ लुओ फेंग को देख रहा था, जैसे कि उसको लुओ फेंग के साथ में अब फाइट भी करनी है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर फाइनली जाके अब वो बंदे भी आ चुके थे जो कि अब आगे जाके इन सभी के आगे आने वाले राउंड के बारे में बताएंगे। तभी वो सबको ये बताने लग जाते हैं कि हमने टॉप 1000 कंटेस्टेंट को चुन लिया है और अब आगे इन्हीं की फ़ाइट होगी। जिसके साथ ही सारे लोग अब स्क्रीन पे देखने लग गए थे कि भाई साहब की अब आगे किसकी फ़ाइट होने वाली है। अब वो फ़िलहाल ये बताने लग जाते हैं कि ट्रायल टार का जो फाइनल सेक्शन है वो अब शुरू होने वाला है, मतलब कि इसके बाद ही राउंड पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। तभी वो सबको बधाई देते हैं और यहाँ पर सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे थे अपनी अपनी इस जीत के ऊपर। तभी वो ये बताने लग जाते हैं कि अब जो नेक्स्ट राउंड होगा वो कुछ अलग तरीके से होगा और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ये बताने लग गए थे कि नेक्स्ट राउंड के अंदर हम रैंडमली लोगों को सिलेक्ट करके उन्हें ग्रुप में डाल देंगे और आपको 1-on-1 बैटल करना होगा, जिसका आउटकम हमें देखना है। साथ ही वो ये भी बता रहे होते हैं कि जो जो आगे जीतता जाएगा उसे हम आगे पार्टिसिपेट करने के लिए भी देंगे और जिस तरीके से आप लोग जीत जाएंगे फिर हम यहाँ पर आप सभी लोगों को यहाँ पर काफ़ी सारा बोनस देंगे। और अब वो बोनस के बारे में बताते हुए ये कहने लग जाते हैं कि जो भी मेंबर्स होंगे एपोकैलिप्टिक स्पेस के अंदर भेजेंगे। जिसके बाद वो और भी बाकी सारे लोगों के बारे में बताने लग गए थे और कह रहे होते हैं कि इसके अलावा हम 100 मेंबर को TND अपार्टमेंट के अंदर एंटर करने के लिए अलाउ करेंगे और बाकी सारे जो 1000 मेंबर होंगे उनको भी हम अलाउ करेंगे ताइचो अपार्टमेंट के अंदर एंटर करने के लिए। हमें शैन को दिखाया जाता है जो कि इन सारी चीज़ों का नाम सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान था, क्योंकि इसके बाद वो ये भी बता रहे होते हैं कि इसके अलावा आप युआंशी स्पेस के अंदर भी एंटर कर सकते हो। अब वो खुद अपना मुंह बंद कर लेता और कह रहा था कि वैसे अब अगर मैं बेट लगाऊंगा तो फिर मेरे पैसे डबल से भी ज़्यादा डबल हो जाएंगे। और वो यहाँ पर कुछ अपनी कैलकुलेशन करते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहा होता है। जिसके साथ ही यहाँ पर जो होस्ट थे वो ये बताने लग जाते हैं कि रिवॉर्ड के तौर पे हम आप इन 4 एयर स्पेस के अंदर एंटर करने के लिए देंगे। जिसके बाद अब बबाता हमें एयर स्पेस के बारे में बताने लग जाती है और कह रही थी कि जब यूनिवर्स इवॉल्व हो रहा था तब कुछ और स्पेशल एरियाज थे जो कि कन्फर्म नहीं थे कि वो जनरेट होंगे या फिर नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने भी जनरेट करना शुरू किया। वैसे जो 4 मेजर एयर स्पेस हैं ये ट्रांसफॉर्म हो गए वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के द्वारा और अब यहाँ पर वही कंपनी जो है वो इस एरिया को कल्टीवेशन के लिए यूज़ करती है। और अब वो इसके बारे में और भी बताते हुए ये कहने लगी थी कि वैसे तो लुओ फेंग यहाँ पे हमें काफ़ी सारे ट्रीजर वगैरह भी मिल सकता है। जिसके बाद दूसरी तरफ फैंग दिखाई जाती है जो कि यहाँ पर बात करने लगी थी रोंगजुन से और कह रही होती है कि कंपनी यहाँ पर इनरोल करने वाली है टोटल 1000 लोगों को और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो भी पास हो जाएगा उसके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इवेंचुअली वो कंपनी के अंदर एंटर कर सकता है और जो एलिमिनेट हो जाएंगे उनके लिए भी सही है वैसे। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि होस्ट अब यहाँ पर इस जगह के बारे में और भी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन देते हुए ये कहने लग गए थे कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी जो है वो यहाँ पर एक प्योर लैंड रही है उन लोगों के लिए जो कि कल्टिवेशन करते हैं। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि जब हम इतने सारे टैलेंटेड जीनियस को हायर करते हैं फिर भी इसका कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो भी इन एरियाज़ के अंदर कल्टीवेट करने के लिए गया है आज तक उनमें से कोई भी एक सिंगल पर्सन तक ज़िंदा बच के नहीं आया। ये सुनने के बाद तो सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते और होस्ट कहने लगे थे कि इसी की वजह से ही तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से डेथ वगैरह भी होती हैं। वो ये भी कहने लग जाते हैं वैसे जो फाइट हो रही है वो आधी तो ह्यूमन और बाकी सारी स्पीसीज़ के बीच में हुई है और इसी की वजह से हमें इसके लिए काफ़ी ज़्यादा खेद भी है। इसके अलावा वो अब सारे लोगों को अवेयर करते हुए ये भी कह रहे होते हैं कि सभी लोग अपना ध्यान रखें, क्योंकि अब जो फाइनल सिलेक्शन होगी वो भी अब बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगी। लुओ फेंग को देखते हैं जो कि अब यहाँ पर इस जगह पे रहने के बाद इस जगह की डीप अर्जेंसी के बारे में भी सोचने लगा था। जिसके बाद लुओ फेंग को उस नेस्ट के बारे में काफ़ी फिक्र हो रही थी तो वो तुरंत ही आ जाता है अपने सेकंड ब्रदर के साथ में उस नेस्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वो लोग तुरंत ही उस नेस्ट के पास आते हैं और तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि सेकंड ब्रदर तुरंत ही स्क्रीन निकाल के मॉनिटर करने लगे थे और कह रहे होते हैं कि वो जो मदर नेस्ट है वो करंटली अभी डीप स्लीप के अंदर है और अभी तक फ़िलहाल कुछ भी हमें ख़राब नहीं लग रहा है।
जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ब्रदर शेन तुरंत ही लुओ फेंग को इशारा कर देते हैं। तभी लुओ फेंग आकर देखता है कि यहाँ पर तो उसकी प्यारी वाइफ शूशी ने जो कि किसी तरीके की डिवाइस फॉरेस्ट के अंदर लगा रही है, और साथ ही लुओ फेंग के दोनों गार्ड्स भी यहाँ पर मौजूद थे जो कि फॉरेस्ट के अंदर थोड़ा आसपास में कहीं ये डिवाइसेस को शिफ्ट कर रहे होते हैं। ये कुछ खास तरीके के डिवाइसेस थे जो कि यहाँ पर रोंगजुन भी फिक्स कर रहा होता है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि स्क्रीन के ऊपर हमें यहाँ पर सक्सेसफुली ये सारे के सारे डिवाइस एक्टिवेट होते हुए दिखाए जाते हैं। जिसके बाद अब सुशिन ये कहने लगी थी कि हमने इन सारे ग्रेविटेशनल डिवाइसेस को यहाँ पर लगा दिया है, तो अब यहाँ पर जैसे ही कोई भी हरकत होगी इस मदर नेस्ट के अंदर तो हमें एकदम ही नोटिफिकेशन आ जाएगी, और इसके बाद हमें पता चल जाएगा कि आखिर क्या हरकत यहाँ पर हो रही है। धीरे धीरे करके हर एक जगह पे डिवाइसेस को फिक्स कर दिया जा चुका होता है। उसके बाद लुओ फेंग आ गया था अपनी वाइफ के पास में, और वो उससे कहने लग जाता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेंजर है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर आना चाहिए था। जिसके साथ ही यहाँ पर वो ये कहने लग जाती है कि अच्छा ये बात है, वैसे तो अगर ज़र्ग एक बार बोर्न हो गया तो फिर इस वर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है जो कि डेंजरस नहीं होगी लुओ फेंग। जिसके बाद वो लुओ फेंग को थोड़ा छेड़ने लगी थी और कह रही होती है कि तुम इतनी सारी ड्यूटीज़ को निभाते हो तो फिर तुम्हारी वाइफ होने के नाते मेरी भी कुछ ड्यूटीज़ हैं जिन्हें मैं पूरे तरीके से निभाऊंगी। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग उसके फोरहेड के ऊपर किस करता है, और इतनी देर में यहाँ पर उसका ब्रदर और साथ ही गार्ड दोनों ही थोड़े शर्माने लगे थे। तभी यहाँ पर लुओ फेंग को एक सिग्नल मिलता है जहाँ पर लुओ फेंग से ब्रदर शेन ये कहने लग जाते हैं कि लुओ फेंग तुम यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो अपने पीस ऑफ माइंड के साथ में, मैं यहाँ से चला। जिसके साथ वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो गए थे, और हमने देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग फिलहाल अभी बैठा हुआ मेडिटेट कर रहा होता है। असल में वो जर्ग क्वीन के उसी कोर और साथ ही जर्ग वॉरियर के बारे में सोच रहा होता है। जिसके साथ ही यहाँ पर लुओ फेंग अभी कुछ और इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगाने की कोशिश करता और कह रहा था कि बबाता टावर ऑफ लॉस्ट एंड लव के अंदर क्या हुआ था। जिसके साथ ही वो ये कहने लग जाती है कि मैंने पाया कि वहाँ पर जो मोस्ट इफेक्टिव जर्ग क्वीन है उसके ऊपर मेंटली अटैक किया जा सकता है अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए, और ये कहने लग जाती है कि लुओ फेंग यहाँ पर टीचर हु यानबो जो है वो भी यहाँ पर वर्ल्ड क्वीन को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। जिसके साथ ही लुओ फेंग भी थोड़ा परेशान नज़र आ रहा होता है। तभी वो ये कहने लग जाती है कि वैसे उसे एक तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है अगर तुम उससे भी ज़्यादा हायर लेवल की स्पिरिचुअल मिस्ट्रीज़ के अंदर रहने लगो, तभी कोई चांस है उसको कंट्रोल करने का, अदरवाइज़ कोई और चांस मुझे नहीं लगता। लुओ फेंग इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर ये जो एग्जिस्टेंस है इसके पास में कुछ सीक्रेट मेथड तो ज़रूर से ही होंगे। जिसके बाद वो अपना हाथ वहीं उस एरिया के ऊपर पटक के मारती है। तभी यहाँ पर लुओ फेंग को कुछ अजीब सी जगह पर वो लेके आ गई थी। लुओ फेंग भी इस जगह पर आने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि आखिर ये जगह है क्या। तब वो लुओ फेंग को इस जगह के बारे में बताने लगी थी, और लुओ फेंग कह रहा होता है कि मुझे उससे निपटने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही होगा। लेकिन उसके बाद हमें वही जीनियस बैटल दिखाया जाता है जिसका फाइनल राउंड हो रहा था, और होस्ट ये कहने लग जाते हैं कि ठीक है अब हमें स्टार्ट करना होगा। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे कंटेस्टेंट को बता दिया जाता है कि वो किस तरीके से फाइट करेंगे, क्योंकि ये एक ग्रुप वाला 1-on-1 बैटल होने वाला था जिसके अंदर 2 टीम्स रहेंगी। लुओ फेंग रोंगजुन साथ में ही खड़े थे, दोनों ही एक दूसरे को इशारा करते हैं। सबसे पहले हमें लुओ फेंग की फाइट ही दिखाई जाती है जिसके सामने काफ़ी तगड़ा सा ओपोनेंट खड़ा हुआ था, और वो लुओ फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन इसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि वो कंटेस्टेंट जैसे ही लुओ फेंग के ऊपर अटैक करता है, लुओ फेंग भी अपने वेपन्स को निकाल लेता है और उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए अब वो उस बंदे के ऊपर अटैक करने जा रहा था। हालांकि वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग एक ही बार से उसको ख़त्म कर डालता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि लुओ फेंग अब यहाँ पर अपने इस राउंड को कंप्लीट कर चुका था उस बंदे को ख़त्म करके। लुओ फेंग के फैमिली वाले काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो लुओ फेंग का गार्ड था वो अब ये कहने लग जाता है कि अब यहाँ पर इसका सामना होने वाला है टॉप उन जीनियस से जिनके सामने कोई दूसरा भी जीनियस नहीं होता। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि ब्रांड भी अपने सामने आने वाले ओपोनेंट को सिर्फ एक ही स्वॉर्ड अटैक के अंदर ख़त्म कर डालता है, और ब्रांड का सामना करना वाकई में काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक था। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से से रोंगजुन भी अपने ओपोनेंट के ऊपर अटैक करके उन्हें ख़त्म करता जा रहा होता है। धीरे धीरे ये लोग काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे थे अपने इस कॉम्पिटिशन के अंदर, और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग
तो इस बात पे काफ़ी ज़्यादा मलाल जता रहे थे कि जो उनकी जीनियसेस हैं वो तो सिर्फ यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स के अंदर ख़त्म हो जा रहे हैं। वाकई में ये कंपटीशन कोई बच्चों का खेल नहीं है जो कि यहाँ पर कोई भी आके इसके अंदर क्वालिफाई कर सके। और हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर प्रिंसेस की टीम वाले भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे होते हैं और सभी एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे थे। लुओ फेंग की फाइट भी काफ़ी अच्छी और शानदार तरीके से चल रही होती है और अब हमें देखने को मिलता है कि आई चेन वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, जिसके साथ ही अब नेक्स्ट बैटल होने वाला था लुओ फेंग और गैलिस के बीच में। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग के सामने गैलिस आके खड़ा हो गया था और अब इन दोनों के बीच की फाइट एक काफ़ी ख़तरनाक मोड़ लेने वाली थी। ब्रदर शैन को देखते हैं जो कि ये कह रहे थे कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है और लुओ फेंग को थोड़ा केयरफुल इसके साथ में रहना पड़ेगा। साथ ही लुओ फेंग की वाइफ भी इस बारे में थोड़ा वरी कर रही होती है कि न जाने इस फाइट के अंदर अब क्या होगा। लुओ फेंग को देखते हैं जिसके सामने अब गैलिस आके खड़ा हो गया था और लुओ फेंग ये कहने लग जाता है कि इससे डील करने के लिए फॉर्चुनेटली मेरे पास में वॉइड टावर डिफेंस है जिसकी मदद से मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज़ तो यहाँ पर मेरे लिए जीतना थोड़ा मुश्किल होता। लुओ फेंग तुरंत ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड होता है एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा।